तो आज की इस नई और काफ़ी दिलचस्प गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो मतलब सीधे तौर पर हमारे और आपके वजूद से जुड़ा है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो कुछ बेहद शानदार वैज्ञानिक नोट्स हैं। हाँ, एकदम। और इन नोट्स का जो मुख्य विषय है वो है डीएनए की संरचना और उसके प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन के सिद्धांत। हाँ, लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो मिशन है, वो किसी भारी भरकम विज्ञान की किताब के पन्नों में उलझना बिल्कुल भी नहीं है। सही कहा। तकनीकी शब्दों के बोझ तले दबना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हम जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण ब्लूप्रिंट के पीछे जो एक सटीक गणित छिपा है ना, उसे समझना चाहते हैं। जी, इसका एक बहुत ही दिलचस्प इतिहास है और इसके काम करने का जो अचूक तरीका है, उसे बहुत ही सरल और मजेदार अंदाज में डिकोड करना है। तो ये नज़रिया इस विषय के लिए मुझे लगता है सबसे सही रहेगा, क्योंकि अक्सर जब भी डीएनए का जिक्र आता है तो दिमाग में तुरंत बायोलॉजी, खुर्दबीन और कोशिकाओं वाली तस्वीर उभरती है। हाँ, पर इन नोट्स का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बात जो पूरी तरह से साफ होती है, वो ये कि ये विषय सिर्फ जीव विज्ञान तक सीमित है ही नहीं। मतलब ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये शांत और विश्लेषणात्मक लहजे में अगर कहूँ तो सटीक गणित, ज्यामितीय और एकदम परफेक्ट पैटर्न का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। ये सच में हैरानी की बात है कि शरीर के अंदर जीव विज्ञान के साथ साथ गणित का ये तालमेल कैसे काम करता है। मतलब इन नोट्स की शुरुआत ही कुछ ऐसे सवालों से की गई है जो पहली नजर में जीव विज्ञान के कम और अलजेब्रा या बीजगणित के सवाल ज्यादा लगते हैं। एकदम सही। इनमें डीएनए के अंदर मौजूद नाइट्रोजन बेस के बीच के संतुलन को गणितीय अनुपातों के रूप में समझाया गया है। तो इस गणित को समझने की जो चाबी है, वो एक बहुत ही सीधे से नियम में छिपी है। नोट स्पष्ट करते हैं कि डीएनए के अंदर 4 मुख्य प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। और चर्चा को आसान बनाने के लिए हम इन्हें संक्षिप्त में एटीजी और सी कह सकते हैं। अब जो सबसे अहम नियम है वो ये है कि डीएनए की संरचना में एडेनिन यानी ए हमेशा थाइमीन यानी टी के साथ ही जुड़ता है, और ग्वानिन यानी जी हमेशा साइटोसिन मतलब सी के साथ जुड़ता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि किसी भी डीएनए में ए की मात्रा हमेशा टी के बराबर होगी और जी की मात्रा हमेशा सी के बराबर होगी। मतलब ए इज इक्वल टू टी और जी इज इक्वल टू सी। हाँ, और ये प्राकृतिक संतुलन इतना सटीक है कि अगर हमें सिर्फ किसी एक बेस का प्रतिशत पता चल जाए तो बाकी तीनों का हिसाब बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। तो अगर हम इसे व्यवहारिक रूप से देखें तो ये किसी कोड को डिकोड करने जैसा हो गया। नोट्स में दिए गए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं ताकि ये नियम पूरी तरह से साफ हो जाए। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में पहला सवाल दिया गया है कि अगर किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा 20% है तो साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा? तो अगर हम उस ए और टी वाले नियम को यहाँ लागू करें तो एडेनिन 20% है, तो नियम के अनुसार थाइमीन भी ठीक 20% ही होगा। हाँ, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। सही कहा। अब इन दोनों को मिला दें तो कुल 40% हिस्सा पूरा हो गया। किसी भी चीज की कुल मात्रा तो 100% होती है। 100 में से इस 40 को निकाल दें तो 60% बचता है। और ये बचा हुआ 60% हिस्सा अब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच बिल्कुल बराबर बराबर बंटेगा। एकदम। और 60 का आधा होता है 30। तो जवाब बहुत ही स्पष्ट है कि साइटोसिन की मात्रा 30% होगी। ये तो बहुत ही मजेदार है और ये कोई किताबी पहेली नहीं है। ये सटीक बंटवारा इस वक्त हमारी हर एक कोशिका के अंदर बिल्कुल इसी तरह से काम कर रहा है। हाँ, इसी गणित पर आधारित एक और सीधा सा उदाहरण नोट्स में है। अगर किसी डीएनए में थाइमीन 10% है तो एडेनिन कितने प्रतिशत होगा? ये तो मतलब बिना किसी कागज कलम के सुलझाया जा सकता है। नियम कहता है कि ए और टी हमेशा बराबर होते हैं, तो अगर थाइमीन 10% है तो एडेनिन को भी ठीक 10% ही होना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में एक तीसरा उदाहरण भी शामिल किया गया है जो इस गणित को थोड़ा सा जटिल बनाता है। अच्छा। हाँ, सवाल है कि अगर ग्वानिन 12.5% है तो थाइमिन कितने प्रतिशत होगा? दशमलव वाला हिस्सा थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन अगर हम उसी प्रक्रिया का पालन करें तो ये भी सुलझ जाएगा। आप कोशिश करेंगी? हाँ, तो अगर ग्वानिन 12.5% है तो साइटोसिन भी 12.5 होगा। दोनों को जोड़ दें तो कुल 25% हो गया। 100 में से 25 गए तो बचे 75%। एकदम सही जा रही हैं आप। और अब ये 75% हिस्सा एडेनिन और थाइमीन के बीच आधा आधा बटेगा।
75 का आधा करने पर 37.5 आता है, मतलब थाइमीन की मात्रा 37.5% होगी। बिल्कुल सटीक। ये वाकई प्रकृति की उस सटीकता को दर्शाता है जिसमें गुंजाइश या अनुमान के लिए कोई जगह नहीं है। वाओ, ये एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है। इसी गणित के पहलू से आगे बढ़ते हुए नोट्स में एक और बहुत ही रोचक तथ्य का जिक्र है, जो अक्सर विज्ञान के छात्रों और आम लोगों के बीच काफी भ्रम पैदा करता है। हाँ, आप उस थाइमिन और थाइमन वाले कंफ्यूजन की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। मतलब नोट्स में स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं, पर उच्चारण तो एक जैसा ही है। उच्चारण एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग में एक छोटा सा अंतर है, और विज्ञान में इसका अर्थ जमीन आसमान का हो जाता है। तो इसे कैसे अलग किया गया है? देखिए, जो थाइमिन है जिसकी स्पेलिंग में वाई आता है, वो असल में डीएनए में पाया जाने वाला एक पिरामिडन बेस है। पिरामिडन मतलब अणुओं का एक खास तरह का ढांचा, जो डीएनए की इमारत बनाने में एक ईंट का काम करता है। अच्छा, और दूसरा वाला? ये तो अक्सर लोगों को चौंका देता होगा। बिल्कुल, शब्दों के इस छोटे से हेरफेर से पूरी तस्वीर बदल जाती है। तो ये नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़कर एक सटीक गणितीय संतुलन तो बना रहे हैं, लेकिन ये सब सिर्फ हवा में तो नहीं तैर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें कोई ना कोई ढांचा तो बांध कर रखता होगा, किसी इमारत की तरह। नोट्स का दूसरा अहम हिस्सा इसी आर्किटेक्चर यानी बीडीएनए की भौतिक संरचना और उसके डबल हेलिक्स मॉडल के रहस्य से पर्दा उठाता है। हाँ, और इस संरचना की खोज का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक है। नोट्स में बताया गया है कि सबसे पहले विल्किंस ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के जरिए डीएनए के इस डबल हेलिक्स मॉडल का अध्ययन शुरू किया था। ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तकनीक उस समय के हिसाब से काफी एडवांस्ड रही होगी। बिल्कुल, और उसी नींव पर आगे बढ़ते हुए साल 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इस डबल हेलिक्स मॉडल की आधिकारिक रूप से खोज की। इसी मॉडल को बीडीएनए भी कहा जाता है। और इस शानदार काम के लिए 1963 में विल्किंस, वॉटसन और क्रिक तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। जी, एक ऐसी ऐतिहासिक खोज जिसने जीव विज्ञान की दिशा ही बदल दी। अब अगर हम वॉटसन और क्रिक के इस मॉडल की बनावट को विजुअलाइज करने की कोशिश करें, तो इसे दिमाग में एक घुमावदार सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है, एक स्पाइरल स्टेयरकेस जो लगातार गोल गोल घूमते हुए ऊपर जा रही है। और इस घुमावदार सीढ़ी की जो माप नोट्स में दिए गए हैं वो बहुत ही सटीक है। नोट्स बताते हैं कि डीएनए का जो व्यास है यानी डायमीटर, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 20 एंगस्ट्रॉम? हाँ, और जब ये सीढ़ी गोल घूमते हुए एक पूरा चक्कर या एक घुमाव लेती है, जिसे एक हेलिक्स कहा जाता है, तो उस एक हेलिक्स की कुल लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 3.4 नैनोमीटर। बिल्कुल। और नोट्स का डेटा आगे बताता है कि इस एक पूरे घुमाव में कुल 10 नाइट्रोजन बेस के जोड़े मौजूद होते हैं। 10 जोड़े मतलब कुल 20 न्यूक्लियोटाइड। सही कहा। अब अगर हम यहाँ थोड़ा सा साधारण गणित लगाएं, तो पूरी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है और उसमें 10 सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि किन्हीं भी दो लगातार सीढ़ियों के बीच की जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। एकदम सही। अब सवाल ये उठता है कि ये सीढ़ी बनी किस चीज से है? हाँ, इसकी रीढ़ की हड्डी और सीढ़ियां किस मटेरियल की हैं? डीएनए की जो रीढ़ है यानी बैकबोन, वो पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनी होती है, और ये दोनों आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और सीढ़ी के जो कदम हैं जिन पर पैर रखकर ऊपर जाया जाता है, वे असल में उन्हीं नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं जिनकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, यानी ए, टी, जी और सी। मतलब ये बेस आपस में जुड़कर सीढ़ी के डंडे बनाते हैं जो डीएनए के दोनों धागों को एक साथ बांध कर रखते हैं। बिल्कुल। अब चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। शरीर बढ़ते समय डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है? मतलब एक पैतृक डीएनए से दो पुत्री डीएनए का निर्माण कैसे होता है? ये रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया है। नोट्स में बताया गया है कि यह प्रक्रिया अर्धसंरक्षी विधि के जरिए काम करती है। अर्धसंरक्षी विधि? हाँ, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये विचार क्रिक द्वारा दिया गया था। इसका अगर सबसे सरल भाषा में मतलब निकाला जाए तो वो है आधा पुराना और आधा नया। हाफ ओल्ड हाफ न्यू चेन। बिल्कुल। और इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ये एक बेहतरीन फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। लेकिन वैज्ञानिक इस आधे पुराने आधे नए वाले सिद्धांत को कैसे साबित कर पाए? प्रयोगशाला में इसे जांचना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। इसके लिए मिसेल्सन और स्टाल नाम के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चतुर प्रयोग किया। उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप वाले प्रयोग का इस्तेमाल किया। नोट्स में N15 रेडियो एक्टिव और N14 का जो जिक्र है। हाँ, वही।
उन्होंने शुरुआत में जो पैतृक डीएनए लिया वो पूरी तरह से भारी और रेडियो एक्टिव N15 वाला था। ठीक है। जब पहला रेप्लिकेशन हुआ तो 2 नए डीएनए बने और दिलचस्प बात ये थी कि ये दोनों ही 100% रेडियो एक्टिव थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में एक धागा पुराना वाला यानी N15 का था। और एक धागा बिल्कुल नया यानी N14 का बना था। अच्छा, तो कुल रेडियो सक्रियता 50% हो जाती है और एक रेडियो एक्टिव डीएनए के अंदर भी रेडियो सक्रियता 50% ही होती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अब जब दूसरा रेप्लिकेशन हुआ तो 4 डीएनए बने। और उन 4 में से क्या अनुपात रहा? उनमें से 2 रेडियो एक्टिव थे जिनमें N15 और N14 था और 2 नॉन रेडियो एक्टिव थे जो पूरी तरह से N14 और N14 वाले थे। तो अब कुल रेडियो सक्रियता गिरकर 25% रह जाती है क्योंकि कुल 8 धागों में से सिर्फ 2 ही रेडियो एक्टिव हैं। हाँ, लेकिन जो डीएनए रेडियो एक्टिव हैं उनके अंदर की रेडियो सक्रियता अभी भी 50% ही रहती है। ये पूरी प्रक्रिया की सटीकता वाकई आश्चर्य में डाल देती है। कैसे प्रकृति गणित और भौतिकी के नियमों का पालन करते हुए खुद को संरक्षित रखती है। ये कोई साधारण मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए की ये संरचना और इसके काम करने का जो सटीक तरीका है वही हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। एकदम। हर एक कोशिका का निर्माण, हमारे अंगों का विकास, सब कुछ इसी सटीक गणित पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि डीएनए अपनी कॉपी बनाने के लिए इस अर्ध संरक्षी विधि और सटीक गणित का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। वो क्या? सोचिए, अगर इस बेहतरीन बिना गलती करने वाली कॉपी मशीन से कॉपी करते समय कोई छोटी सी गलती या टाइपो हो जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये कोई नई बीमारी पैदा करेगा या फिर यही वो चीज है जो असल में इंसानों के विकास यानी इवोल्यूशन का कारण बनती है? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। तो श्रोताओं के लिए हम इस विचार को यहीं छोड़ते हैं। आप भी इस पे विचार करें। इस शानदार और गहरी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।